नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ 12th क्लास यानी 12वीं क्लास के इतिहास का चैप्टर 9 पार्ट 2 यानी चैप्टर 9 जिसमें पढ़ना है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज, मेडिएवल सोसाइटी थ्रू फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ओके, तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे यानी भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए, क्यों ना वो प्राचीन काल में आए हों, मध्यकाल में आए हों या आधुनिक काल में आए हों, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी यात्रा करने का उद्देश्य क्या था। ये बात तो सत्य है, हम जानते हैं कि यात्री और उनकी यात्रा वृत्तांत से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, चलिए पूरे डिस्क्रिप्टिव रूप में हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम बताते हैं, ये आज का वीडियो है 12th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 9 पार्ट 2, और इसके पहले मैंने इसके पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव रूप में जितने भी यात्री आए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल का कुछ हिस्सा ही ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, और उन यात्रियों ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा उनसे भारत को किस रूप में प्रस्तुत किया और किस तरह के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो ये करेंगे, पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि यात्री कहाँ के थे, कब आए, किस शासक के शासनकाल में आए, वो कब से कब तक भारत में रहे और वो किस रूप में आए। यानी कि ज़रूरी नहीं है जितने भी यात्री आए थे वो सब सिर्फ यात्री के रूप में आए थे। कोई राजदूत के रूप में आया था, कोई व्यापारी के रूप में आया था, कोई जौहरी के रूप में आया था। तो अलग अलग इनका आने का इंटेंशन, इरादा जो था वो अलग अलग था। तो चलिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम यात्रा और यात्रा वृत्तांत के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। ये बात तो सही है, यात्री और उनके यात्रा वृत्तांत इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। लेकिन जब आप लोग ये चैप्टर पढ़िएगा तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इन यात्रियों ने, ये ट्रैवलर्स जो थे, यात्रा क्यों की, यात्रियों ने कहाँ की यात्रा की, उन्होंने क्या लिखा, यात्रियों ने आखिर किसके लिए लिखा। यानी ऐसे भी यात्री आते हैं या हम लोग भी कहीं जाते हैं तो घूम लेते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं, तो लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर हमें भारतवर्ष के महाघुमक्कड़ राहुल संकृत्यान द्वारा रचित विशाल वंग में मिल जाता है। जब हम यात्रा की बात करेंगे और भारतवर्ष के एक बड़े विशाल यात्री या ये कहे घुमक्कड़, उनकी चर्चा ना करें तो ये चैप्टर कहे या वीडियो कहे या लेक्चर कहे अधूरा रह जाएगा। तो हम चर्चा करना चाहेंगे राहुल संकृत्यान का। राहुल संकृत्यायन जो थे वो बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। उन्होंने जो यात्रा की थी, तो एक बात और कि उन्होंने अपने एक शेर यानी अपनी शायरी में अपने यात्रा वृत्तांत को या यात्रा के बारे में 2 लाइन लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। सैर कर दुनिया की काफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी सैर को उन्होंने अहमियत दी है। कहिए कि पहले घूम लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी में कुछ कीजिएगा। यदि आप पहले नहीं घूमते हैं, जब सोचिएगा कि पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद घूमने जाएंगे, तो फिर उस समय जिंदगानी नौजवानी फिर कहाँ रहेगी कि आप फिर घूमिएगा। तो इस तरह से जब हम राहुल संकृत्यायन की बात करते हैं, विश्व के सबसे बड़े देश के सबसे भारतवर्ष के महाघुमक्कड़ राहुल संकृत्यायन, उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों की यात्रा की। वे लगभग
36 भाषाओं यानी 36 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें उन्हें विभिन्न देशों की यात्राओं के दौरान वहाँ के इतिहास को समझने में मदद मिली। उन्होंने लगभग जो ग्रंथ लिखे हैं वो लगभग 120 ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। और घुमक्कड़ी पर यानी यात्रा पर उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। 2 पुस्तकें कौन सी? एक घुमक्कड़ शास्त्र और दूसरी घुमक्कड़ स्वामी। याद रखिएगा, राहुल भारतवर्ष के सबसे बड़े घुमक्कड़ राहुल संकृत्यायन, उन्होंने 2 घुमक्कड़ी पर 2 पुस्तक लिखी, एक घुमक्कड़ शास्त्र और दूसरा घुमक्कड़ स्वामी। और इनका उद्देश्य लोगों को देश विदेश की सैर कराने के लिए प्रोत्साहित करना था। वो ऐसा कहते थे, उनका ऐसा कहना था कि इनका पंडित राहुल संकृत्यायन का, कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यानी कि अपने जीवन में यदि आप घुमक्कड़ी ना करते हैं, यात्रा नहीं करते हैं, तो समझिए कि आप कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आज इस वीडियो में जो हम देखेंगे, जो चर्चा करेंगे, उनमें चर्चा करेंगे मेगास्थनीज की, फहियान, वेंसंग, अब्दुल रज्जाक, इसके अलावा तो इनके अफनासी निकेतन, निकोल कांटी, तो ये सब इन सब के उद्देश्य जो थे, आने का मतलब भारत में उद्देश्य जो था अलग अलग था। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। आप समझिएगा कि हमने इधर उधर की बातें शुरू कर दी, लेकिन जब हम यहाँ टॉपिक जो आप देख रहे हैं वो है भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्री। जब भारत आए हैं ये विदेशी यात्री, तो इनके बारे में यदि हम चर्चा ना करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? विदेशी यात्री हो गए, ठीक है। चलिए, ये बात हम जानते हैं कि प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक अनेक विदेशी यात्री भारत आए, भारत की यात्रा किए, और उनके यात्रा के उद्देश्य भी अलग अलग रहे, लेकिन सब में एक समानता थी। वो समानता क्या थी? उनका घुमक्कड़ी का शौकीन होना, यानी यात्रा का शौकीन होना, और सब अपने अपने उद्देश्य से आते। चलिए बात करते हैं। पहला जो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? यदि आप जानते होंगे तो बता दें। चलिए ये प्रश्न मैं आपके छोड़ देती हूँ कि किसके समय में आया था, किस वंश के समय में आया था। चलिए आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। वो मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। वो उसका भ्रमण काल यानी भारत में कब से कब तक रहा? भारत में 305 से 297 ईसा पूर्व तक रहा। उसकी यात्रा वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलती है? इंडिका में मिलती है। शासन और भ्रमण क्षेत्र, जब वो भारत में आया, भ्रमण किया या रहा, किसके दरबार में रहा? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। वो किस रूप में आया था? राजदूत के रूप में। एम्बेसडर होता है, यानी किसी राजा ने, यूनान के राजा ने राजदूत के रूप में उसे यहाँ पे भेजा था। चलिए अब इसकी हम थोड़ी सी जानकारी भी आपको दे देते हैं। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस कौन था? सिकंदर के साथ भारत आया था। ओके, वो उसका सेनापति था सिकंदर का। तो इस तरह से जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस यहाँ रहा, और सेल्यूकस के साथ सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसकी और सारी कहानी है, कैसे सेल्यूकस निकेटर की पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, वो कैसे राजदूत के रूप में रह रहा था, एक चंद्र नंदिनी थी, तो उसकी कहानी अलग है, मैं उसको डिटेल्स में बताऊंगी। क्योंकि अगर अभी मैं बताना शुरू कर दी तो आप उब जाइएगा, क्योंकि इसकी कहानी कहते कहते ही ये पूरा मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, जो जिसके बारे में मैं लेकर आज वीडियो आई हूँ। सेकंड है फहियान और वेंसंग, दोनों में थोड़ी सी समानता है। समानता क्या है? इनका भ्रमण काल तो एकदम से अलग अलग है। भ्रमण काल दोनों समकालीन तो बिल्कुल नहीं है। समकालीन समझते हैं ना, कंटेम्प्ररी, यानी कि एक समय में आए हुए नहीं है, अलग अलग है। तो फहियान किस देश का था? चीन। और वेंसंग चीन का, दोनों चीन के थे। लेकिन फहियान कब आया था भारत में? फहियान आया था 399
399 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। ईस्वी तक 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। उसकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? फैयान की यात्राएं। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और किस रूप में आया था? बौद्ध यात्री के रूप में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म मानने वाला था। वो बौद्ध यात्री के रूप में भारत का भ्रमण करने के लिए आया था और कहा जाता है कि उसने शिक्षा भी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश के शासनकाल में ये आया था। अब हम बात करते हैं वेनसंग। ये भी चीन का रहने वाला था। ये आया था 629 से 644 ईस्वी के बीच। अब ये टाइमिंग किसका है? हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन है प्राचीन काल का सबसे, या ये कहे प्राचीन काल के सबसे अंतिम हिंदू राजा था। यानी इसके बाद से मध्यकाल स्टार्ट, यानी कि मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हो जाता था भारत में। तो इसने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत किसमें लिखा? सी यू की लिखा, जिसमें उसने जो भी भारत में देखा, जो भी भारत की जिस भी भाग की यात्रा की, उन्होंने जो अर्थव्यवस्था देखा, जो सामाजिक स्थिति देखी, जो शिक्षा पर उन्होंने जो प्रकाश डाला, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो बताया, उन सब की चर्चा उसकी सी.यू. की पुस्तक में की गई है। ओके, और वेनसंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंसेस ऑफ ट्रैवलर्स। क्या कहा जाता है? प्रिंसेस ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का राजकुमार। ओके, तो इस तरह से वेनसंग के बारे में हमने पढ़ा कि वेनसंग जब आया था तो भारतीय इतिहास की जानकारी में वेनसंग जो लिखता है वो बहुत ही ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे हम देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी जो आया था भारत में किसके समय में आया? कहाँ, किस देश का रहने वाला था? अरब का खीवा एक जगह है, वहाँ का वो रहने वाला था। अरब के खीवा का रहने वाला था। चलिए, और वो कब आया था भारत में? 1024 से 1030 ईस्वी तक, यानी टोटल 6 वर्ष तक भारत में रहा। 1024 से 1030 ईस्वी तक भारत में रहा। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? अलबरूनी की पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज भी हिंदी में इसको कहते हैं, इसकी पुस्तक का नाम था। और इसका भ्रमण क्षेत्र क्या था? पश्चिमोत्तर भारत, यानी पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र का कुछ भाग जो है उसकी यात्रा इसने की थी। और इसके विशेष जो मतलब किस रूप में आया था? एक विद्वान लेखक के रूप में आया था। ओके, अलबरूनी विद्वान लेखक के रूप में भारत आया था। किसके साथ? गोरी के साथ, गोरी या गजनवी के साथ आया था भारत। चलिए, मार्को पोलो गजनवी के साथ आया था, सॉरी, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था, वेनिस। ये भारत कब आया था? 1292 से 1293 ईस्वी के बीच, यानी इसने कितने वर्ष रहा? 1 साल तक रहा। और उसकी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखी गई है? मार्को पोलो की यात्राएं, ये उसकी यात्रा वृत्तांत है। और जब ये भारत में आया था तो उस समय शासक कौन थे? पांड्य। ये लगभग दक्षिण की यात्रा विशेष रूप से इसने किया था। और इसने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम था मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। ओके, मध्ययुगीन यात्री यानी मध्यकाल में जो भी यात्री आए उसका सरताज किसको कहा गया? मार्को पोलो को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता द्वारा जो लिखी, इसने नहीं लिखा था, ये अपने देश लौट गया था और इसके देश के जो शासक था उसी के कहने पर मोहम्मद इब्न जुजिये ने इसने अपनी जो भी घूमा यात्रा किया था उसे आंखों देखा हाल बताया और मोहम्मद इब्न जुजिये ने उस पुस्तक को रेहला को लिखा, जिसे कहा जाता है कि इब्न बतूता की पुस्तक के नाम से भी ऐसे जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इब्न बतूता जो था किस देश का था? मोरक्को का रहने वाला था। कब से कब तक रहा? 1333 से 1342 ईस्वी तक रहा। किताब उर रहला इसकी पुस्तक का नाम है। ये किस शासक के समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और एक यात्री के रूप में आया था। इसे घूमना बहुत पसंद था और इसने जब अपना देश छोड़ा तो उसने खुद कहा था कि जैसे कोई पक्षी देश छोड़ देता है उसी तरह से इसने भी अपना घर बार छोड़ दिया था और वो घूमता रहा। इसे रास्ते में यात्रा के दौरान अनेक तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। कभी कभी ये अकेला महसूस करता था, लेकिन फिर भी इसे घूमना, यात्रा करना बहुत अच्छा लगता था। अब हम बात करते हैं निकोल कॉन्टी। निकोल कॉन्टी जो था कहाँ का रहने वाला था? निकोल कांटी यूपी का निकोल कांटी जो था इटली का रहने वाला था। निकोल कांटी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। इटली का रहने वाला था। कब से कब तक रहा? 420 से 422 ईस्वी तक। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम। यह विजयनगर के शासक था देवराय प्रथम, और यह एक यात्री के रूप में आया था। यानी विजयनगर, यानी सल्तनत काल जब समाप्त हुआ तो सल्तनत काल के समापन के समय 1347 ईस्वी में विजयनगर और 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी जैसे हिंदू राज, बहमनी तो मुस्लिम देश था और राज था, और विजयनगर हिंदू था। ये दोनों सुल्तानों से यानी मुस्लिम शासकों से स्वतंत्र हो गए थे। तो उस समय ये सारे विदेशी यात्री उनके दरबार में आए थे। इसकी चर्चा वैसे अकेले मैं करूँगी कि कौन कौन से यात्री सब आए थे, उनके पूरा डिटेल्स पढ़ूंगी, लेकिन ये संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। वो कब से कब तक रहा भारत में? 1441 से 1442 ईस्वी, यानी कि 1 साल। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? मतला सादेन। मतला सादेन है। ये देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था और ये राजदूत के रूप में आया था। अफनासी निकेतन। अफनासी निकेतन जो था ये रूस का रहने वाला था, नाम से भी पता चलता है। 1446 से 1472 ईस्वी तक भारत में रहा। इसकी जो पुस्तक है, इनकी जो यानी यात्रा की थी और इन्होंने जो कुछ लिखा वो था 3 समुद्रों पार की यात्रा। ये किसके समय में आया था? मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के शासक के समय में। ये घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी। तो इस तरह से फरनाओ नूनिच और अफनासी निकेतन ये दोनों घोड़ों के व्यापारी थे और यहाँ पे व्यापारी के रूप में आए थे। चलिए, ये जितना आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, लेकिन मैं तो 1 से 2 लाइन में बता रही हूँ, लेकिन जब एक एक यात्री के बारे में बताना जो शुरू करूँगी, जैसे इब्न बतूता, फयान, वेंसंग, अब्दुल रज्जाक, अलबर्नी, इन सब की बहुत अच्छी स्टोरी है। उन्होंने भारत में क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, इन सब का आंखों देखा हाल इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताया है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी यात्रियों के जो दक्षिण भारत में आए थे, तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसे भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। 10 नंबर पे आ जाता है एडवर्डो बारबोसा। एडवर्डो बारबोसा कौन था? पुर्तगाली यात्री था। कब आया था भारत में? 1516 से 1518 ईस्वी के बीच। द बुक, इसकी जो पुस्तक की रचना है वो है द बुक ऑफ डुराटे बारबोसा। ये कृष्णदेव राय के समय में, यानी कृष्णदेव राय कहाँ का शासक था? विजयनगर का शासक था, उसके समय में आया था। ये भी एक यात्री के रूप में आया था। डेमिंगोज पेज। डेमिंगो पेज भी पुर्तगाली था। ये 1520 से 22 ईस्वी के बीच में भारत आया। डेमिंगोज की कथा, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? डेमिंगोज की कथा। ये भी कृष्णदेव राय के समय में यात्री के रूप में आया था। फरनाओ नूनिज। फरनाओ नूनिज कहाँ का रहने वाला था? फरनाओ नूनिज जो था वो पुर्तगाल का ही रहने वाला था। 1535 से 37 के बीच में भारत आया। क्रॉनिकल ऑफ फरनास, क्रॉनिकल ऑफ फरनास नाम की उसने पुस्तक लिखी, यात्रा वृत्तांत। अच्युत देव राय
विजयनगर का शासक था, इसके समय में वो भारत आया था। ये घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ा की खरीद बिक्री करता था। अब हम बात करते हैं पीटर मुंडी। बात करते हैं पीटर मुंडी की। ये इटली का था पीटर मुंडी। 1630 से 1634 ईस्वी के बीच में भारत आया था। इसने अपनी कोई यात्रा वृत्तांत ऐसे नहीं लिखी है। वो शाहजहाँ के समय में आया था और यात्री के रूप में। यानी पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में? शाहजहाँ के समय में आया था। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। 1641 से 1687 के बीच में भारत आया था। टेवर्नियर की यात्रा वृत्तांत, इसकी पुस्तक जो लिखी गई वो कौन सी? टेवर्नियर की यात्रा वृत्तांत। और टेवर्नियर ने अपनी पुस्तक में जिस तरह से सती प्रथा, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में आंखों देखा हाल लिखा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आपको भी यदि मौका मिले कि टेवर्नियर के यात्रा वृत्तांत को पढ़ने का, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। वैसे मैं इस चैप्टर को डिटेल्स करके मैं पढ़ाऊँगी, बस चैनल पर आप बने रहें। ये किसके समय में भारत आया? शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में। ये एक जौहरी के रूप में आया था। निकोलो मनुची कहाँ का रहने वाला था? इटली यानी वेनिस का रहने वाला था। ये कब से कब तक रहा? 1656 से 1717 ईस्वी तक। स्टोरियो द मोगोर इसकी पुस्तकी रचना है। ये औरंगजेब के समय में आया था। ये निकोल मनुची जो था एक तोपची भी था और चिकित्सक भी था। तोपची यानी है कि तोप दागने की जो कला है उससे वो भिज्ञ था। 16 नंबर जो हम देखेंगे जो यात्री था, फ्रांसिस बर्नियर इसके बारे में, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में ये जब इस चैप्टर को मैं क्लियर डिटेल करूँगी तो पढ़िएगा। फ्रांसिस बर्नियर ने तो भारत के इतने अच्छे ढंग से जिक्र किया है कि इसकी पुस्तक को काफ़ी उस समय के इतिहास जानने के लिए काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है। ये फ्रांस का रहने वाला था। 1658 से 1668 ईस्वी तक रहा भारत में। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर पुस्तक लिखा, औरंगजेब के समय में था और ये चिकित्सक था। लास्ट जो विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे वो है गिरासिम स्तिपानोविच लिविदेव। यह रूस का रहने वाला था। 1785 से 1797 ईस्वी तक रहा भारत में। ये हिंदुस्तानी ग्रामर, इसने जो अपनी पुस्तक लिखी वो क्या नाम था? याद रखिएगा, हिंदुस्तानी ग्रामर एकदम से अलग हट के नाम है। किसने लिखा? गिरासिम स्तिपानोविच लिविदेव। ये बंगाल में आया था। ये एक संगीतकार और नाटककार था। ओके, तो ये रहा भारत में आने वाले प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों की जानकारी कि किस देश से आया था, कहाँ से आया था, उसके किस राजा के शासक के शासनकाल में किस रूप में आया था, कब से कब तक भारत में रहा, इन सब की चर्चा हमने अभी किया। तो बस आप नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 है देखना ना भूलें, जिसमें मैं डिटेल्स पढ़ाऊँगी और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप चैनल पर बने रहें और देखते रहें, अपना सहयोग और प्यार देते रहें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।